नमस्कार, क्राइम पर्दाफाश में आप सभी का स्वागत है। सलारपुर नोएडा में किराएदारों के पास राशन की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। जब राशन के लिए 112 नंबर पर कॉल करी तो सुनने को ये मिला कि 2 से 3 दिन में राशन आएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिसके पास आज भर की भी पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चे और वो क्या 2 से 3 दिन जीवित रह पाएंगे? क्या राशन की आवश्यकता मृतकों को होती है? वहीं दूसरी ओर इन किराएदारों की एक समस्या ये भी है कि किराए के कमरे को लेकर के जो मकान मालिक सरकार द्वारा माफ होने पर भी मांग रहा है तथा लॉकडाउन 2 के होने पर जो अगले माह का किराया देना है वो कहां से आएगा, क्योंकि सरकार ने तो एक ही माह का किराया माफ करा है। ऐसे में जो मकान मालिक सरकार के आदेशों को लेकर के इस माह के किराए को खामोश है, उन्हें अगले माह का किराया कहां से दिया जाएगा? देखिए एक रिपोर्ट। हमारा मकान मालिक आया था किराया लेने के लिए, तो हमने बोल दिया हमारे पास तो अभी है नहीं, जो कंपनियां चल नहीं रही, हम लोग पीस रेट पे काम करते हैं, हस्बैंड है नहीं हमारे। तो आप पहले कहीं जॉब करते थे या मतलब कैसे काम करते? पीस रेट पे कंपनी में, ठेकेदारी में। हाँ जी। पीस रेट पे तो पहले से भी आपका तनख्वाह नहीं मिलती होगी? हाँ जी, बस मतलब जब काम करते हैं उतने ही पैसे मिलते हैं जितना काम हम करके उन कंपनी को देते हैं। तो अब आज की स्थिति में ये है कि 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ था। हाँ जी, परेशानियाँ आ रही हैं, जब पैसे होंगे तभी राशन आएगा, और ऊपर से किराया मकान मालिक और आते हैं। अच्छा, कि किराया दो। किराया कैश लेते हैं या अकाउंट ट्रांसफर लेते हैं या चेक लेते हैं? वो कैश लेते हैं। कैश लेते हैं। हाँ। आपने कभी ये पूछा उनसे कि आप कैश या अकाउंट ट्रांसफर के लिए चेक ले लो? क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि मतलब हमें कैश ही दो, कैश चाहिए। हाँ। तो हमने बोला कि भाई पैसे है नहीं, कंपनी चल नहीं रही है, जब हमें ही नहीं मिला तो हम आपको कहाँ से देंगे? तो बोले 1 महीने का नहीं तो 2 महीने का दे देना, जब कंपनियां खुलेंगी, जब आपका काम होगा। मतलब इकट्ठा चाह रहे हैं? इकट्ठा बोले कि तब दे देना, धीरे धीरे करके दे देना, लेकिन देना पड़ेगा आपको। तो सरकार ने वैसे 1 रुपये एक महीने का माफ किया है, लेकिन वो उस चीज को मान नहीं रहे हैं। सरकार ने 1 महीने का माफ किया, ये बात आपको पता है? हाँ जी पता है, ये तो सभी को पता है। मकान मालिक आप लोगों को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको देना पड़ेगा, हम लोगों को किस्तें भरनी पड़ती हैं, बिल्डिंगों की ये है वो है, ऐसी बातें बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें टैक्स देने पड़ते हैं। अच्छा। कई लाख रुपए, तो हम वो कहाँ से दे? तो आपके यहाँ बिजली का जो बिल अभी वगैरह फिलहाल है। की स्थिति है, जो आज की डेट में आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, राशन नहीं है। 2 बच्चे। आपके बच्चे कितने हैं? 2। बच्चों की उम्र कितनी है? एक की 13 साल, एक की 9 साल। आप यहाँ पहले कहीं जॉब कर रही थी या कोई और काम भी किया है? नहीं, बस जॉब ही कर रही थी। जॉब में आपको सैलरी के पीस रेट पे? हाँ। मतलब एक तो होती परमानेंट जॉब, एक होती है पीस रेट की जॉब। हाँ हाँ, पीस रेट कर रही थी। मतलब डेली की दिहाड़ी पे काम कर रही थी आप? जितना दिहाड़ी काम उतना दाम? उतना दाम बस। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आज इतने दिन हो गए हैं सरकार, जिस हिसाब से पैसा मिलता था उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे। अब जब काम से ही बैठे हैं तो हर चीज़ से भी बैठ गए। तो आप आज अब राशन तो है ही नहीं, फिलहाल पैसे भी नहीं है, कहाँ से लाएं, क्या करें? कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं भी अकेली कमाने वाली हूँ, कहाँ से लाऊं? अच्छा, आप भी अकेली हैं? हाँ, मैं भी अकेली हूँ। देगा तो बस इसी तरह से है कि कोई माफ का इशू नहीं है। एक तरफ सब ये बातें सरकार की झूठी, एकदम झूठी बातें हैं ये। देखिए, सरकार किसी को रोकने नहीं आएगी, सरकार केवल लिखित में आदेश कर सकती है, बोल सकती है। पब्लिक जब ये बात वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास नहीं करेगी तो ये बात पहुँचेगी नहीं। ये भी अगर मकान मालिक जो है कि किराया माफ ना कर सके तो उससे सामने वाले से किराया प्यार से लेना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भी किसी से मिला करके ये कुल मिला के है अगर कि लॉकडाउन खुल जाएगा हम ही से चल रहा है, अब उसको भी देंगे, एकदम किसी पे बजट नहीं। अगर मकान मालिक बाजीवार कहता है कि हम दूसरी तरह से पैसा मांगे, तो किस तरह से पैसा मांगोगे? मतलब गुंडई से पैसा मांगोगे? चलाता ओला बाइक चलाते हो, उसका कोई टारगेट है या? उसका कोई टारगेट नहीं है। अगर 200 कमाया तब भी अपना है, 300 कमाया तो अपना है। क्या नाम है एक बार? अजय दीक्षित। कहाँ के रहने वाले हो? इटावा औरैया से। इटावा औरैया। ये अजय दीक्षित। रही बात कि मैं बहुत परेशान हूँ अनाज पाने की। अनाज पानी? हाँ। आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं, 2 लड़कियों की शादी मैंने कर दी, 3 लड़कियाँ, 2 लड़के रूम में हैं, दोनों आदमी हम हैं। अच्छा, कमाते कितने लोग हैं उसमें से? मेरे दोनों लड़का कमाते हैं मगर बैठे घर पे हैं अभी बैठे घर पे हैं? हाँ। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, ये तो मान लिया कि सभी इस टाइम घर पे ही बैठे हैं। 112 नंबर पे पहले कॉल करी, पहले तो कॉल ही नहीं लग रही थी। उसके बाद जब मैंने कॉल लगाई, कई बार प्रयास करा उसे 8-10 बार, तो कॉल उठा करके काट दिया गया। और फिर कॉल उठाई तो एक बार वहां से रिस्पांस आया कि आपके पास राशन जो है 3 दिन में पहुंच जाएगा, 2 से 3 दिन का समय लगेगा और आपके पास राशन जब पहुंचेगा। और इस स्थिति में अगर गरीब आदमी के घर में राशन नहीं होगा तो वो क्या खाएगा 2-3 दिन तक? जिसके छोटे बच्चे हैं या जिसके आगे ये समस्या है, 112 पर ये कॉल करके बताया भी उन्होंने सीधा जवाब दिया कि आप 2 दिन वेट करिए। जिसके छोटे ना समझ अबोध बच्चे हैं वो 2 दिन के लिए अपने पेट की भूख को किस तरह से मारने पर विवश होंगे,
क्या इस बात को समझा जा सकता है? सरकार रोज ये प्लान दे रही है कि किसी को भूखों ना मरना चाहिए, कि हर किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन 112 नंबर पर कॉल करके राशन मिलेगा, 2-2 दिन बंदा वेट करेगा, उसके बच्चे भूखों मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में या तो कोरोना से लड़े या अपनी पेट की भूख से लड़े। आखिर स्थिति बड़ी संगीन है और आगे आने वाले समय में ये भी कह पाना मुश्किल है कि लॉकडाउन कितने समय तक चलेगा या आगे की स्थिति क्या होगी। इसके लिए बड़ा सोचनीय विचार है। गवर्नमेंट ये पास कर रही है कि राशन गाड़ी को अनाउंसमेंट करा जाए रोड पर निकलने के लिए। मेरे पास परमिशन गाड़ी के ऊपर लगा हुआ स्टिकर, देखिए डीएम से पास है मेरे पास में। उसके क्या आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि आज तो लॉकडाउन में आपको छुट्टी मिली है, आगे लॉकडाउन खुलेगा, क्या वही कंपनी आपको दोबारा रखने की स्थिति में होगी या नहीं होगी? वो कंपनी अभी तक निकाला नहीं है। हाँ, पैसा भी 20 ड्यूटी किए हैं तो आजकल कह रहा है, अभी तक पैसा भी नहीं मिला है। तो आजकल रूल तो ये हो गया है कि कंपनी अपनी तरफ से अकाउंट खुलाती है और सैलरी अकाउंट में जाती है। आपकी सैलरी में अकाउंट में क्यों नहीं आती? अकाउंट में नहीं आया, हमारा अकाउंट में नहीं देता है, हाथ पर देता है पैसा। क्यों, इसकी क्या वजह है? अब कंपनी जाने। अच्छा, मकान मालिक कैश लेता है या किराया चेक द्वारा लेता है? नहीं, वो नगद लेता है। नगद लेता है। हाँ। कंपनी किसमें है जिसमें आप जॉब कर रहे हो? हम लोग मोल्डिंग कंपनी में काम करते हैं। हाँ जी। मोल्डिंग कंपनी में काम करते कितने दिन हो गए लगभग? हमको 4 साल हो गया। तो अभी तो लगातार तब से कैश ही दे रहे हैं हाथ में? हाँ। अकाउंट में कोई पैसा ना, नहीं दे रहे? कोई नहीं। अच्छा, तो यहाँ जो आप किराए पर रह रहे हो, मकान किराए पर रहकर रह रहे हो, कितना किराया देते हो उस मकान का? वो किराया देते हैं हम 1600 रुपया। उस मकान मालिक के मकान में कितने कमरे हैं? 27 कमरा है। 27 कमरे हैं। हाँ। आप एक कमरे का किराया कितना है? 1600 रुपए हाँ। एक कमरे का किराया है। हाँ। और 27 कमरे। हाँ। मकान मालिक कहता है कि हमें जीएसटी देना पड़ता है, कि टैक्स देना पड़ता है। अगर जीएसटी और टैक्स अगर मकान मालिक दे रहा होता तो मकान मालिक अपने अकाउंट में ट्रांसफर पैसा लेता या चेक ले लेता, लेकिन मकान मालिक ने आज दिन तक लेता है हाथ पर ही हाँ, हाँ। तो क्या मतलब होता है? इससे साफ जाहिर है कि सरकार को एक बड़े चूना लगाने की साजिश है, क्योंकि ये जीएसटी और टैक्स को बचाने के लिए हर किराएदार से नकद पैसा लिया जाता है। कि पिछले महीने का चलो माफ़ कर दिया, पिछले महीने का अगर उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम अगले महीने में ले लेंगे, पिछले महीने तो सैलरी मिल चुकी है, इस महीने तो मिलेगी नहीं, तो पिछले महीने का 3-4 हज़ार रुपये जो हमारा मकान मालिक का वो बैलेंस होता है इस महीने का होगा, उतना बैलेंस हम कहते कहाँ से देंगे? उतना बैलेंस कहाँ से देंगे? अभी तक आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? हाँ, मैं फेस्ट में जॉब करता हूँ। कितने दिन? कौन सी कंपनी में? मैं करता हूँ रिचा ग्लोबल। रिचा ग्लोबल जी, कपड़े की कंपनी में। तो रिचा ग्लोबल में आप नहीं देगी? मैं जितने अपने दोस्तों में फ़ोन कर रहा हूँ, एचआर वालों पे फ़ोन किया, उन्होंने यही बोला कि पिछले महीने का मिल गया है, इस महीने का मुश्किल ही है। इस महीने का मुश्किल ही है, नहीं मिल पाएगा। बताओ हम कहाँ से? क्या नाम है? अमित चौहान। अमित चौहान। ये देखो, एक अमित चौहान नाम के व्यक्ति हैं जो लगातार ये रिचा ग्लोबल में काम कर रहे हैं। ये 4 साल से इसमें जॉब कर रहे थे और इनका ये भी कहना है कि 4 साल में जॉब करने के बाद की स्थिति ये है कि आज की डेट में कंपनी ने पिछले महीने तक की सैलरी दी, लेकिन आगे आने वाले समय में कंपनी सैलरी देने के लिए सहमति नहीं जता रही है और ये लगातार किराए देकर किराए में रह रहे हैं। आगे जैसे किसी के पेरेंट्स जो ठेकेदार के तरफ से काम करते हैं उनकी सैलरी की 10,000 है, तो सर जी जो स्कूल में उनके मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं, किसी की फीस 1800-1900 है प्राइवेट स्कूल में, तो सर जी वे फीस कहाँ से देंगे? फीस के लिए तो सरकार ने पहले से आदेश किया है कि भाई 3 महीने की फीस किसी पे नहीं लगी नहीं है। तो सर जी दिल्ली में कहा है ना? दिल्ली में नहीं, नोएडा में भी कहा है। अगर आपसे कोई बंदा, कोई भी प्राइवेट स्कूल का व्यक्ति आपसे फीस मांगता है, आप तुरंत, जिलाधिकारी महोदय ने ये शासन आदेश जारी किया है 3 महीने तक की अगर कोई भी स्कूल या प्राइवेट मालिक स्कूल के बच्चे से फीस मांगता है, उसका उत्तरदायित्व वो स्वयं होगा। और सर जी जिनके पास राशन नहीं है कि जरूरी उनको राशन, मतलब जिनके पास राशन कार्ड है उन्हीं को राशन दिया जा रहा है मतलब। और मकान मालिकों ने लगातार किराए के लिए पंच करना शुरू कर दिया। कोई जीएसटी मांग रहा है, बता देता है किराएदारों को कि हम जीएसटी देते हैं, मकान का टैक्स देते हैं, लेकिन आज दिन तक किसी भी मकान मालिक ने चेक द्वारा कभी किराया का पैसा नहीं लिया है, ना ही किसी के पास चेक द्वारा किराए की अकाउंट की डिटेल बैंक के द्वारा मिलेगी। आखिर एक मकान मालिक के पास 27 कमरे हैं और 2500 से लेकर के 3,500 रुपये महीने तक किराया लिया जाता है।
ये सरकार के सामने एक बड़ी पोल खुल के सामने आएगी। अगर इसका ब्यौरा निकाला जाए तो सरकार को करोड़ों की चपत लगने की संभावना है। ये मकान मालिक लगातार किराएदारों पर शोषण करते हैं और उनकी अवैध उगाही के तरीके से पैसे लिए जाते हैं। इसका कोई समाधान अभी तक सरकार ने नहीं निकाला है। हम अपने न्यूज के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि किराएदारों की स्थिति को विशेषतः समझने का प्रयास करें। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि यहाँ पे छोटा मोटा, जैसे हम लोग बिजनेस करते थे, छोटा मोटा दुकान था, उसके बंद होने के बाद यहाँ पे बड़ा दिक्कत हो गई। राशन पानी की दिक्कत हो गई। 2-3 बच्चे हैं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। तो 112 नंबर का कॉल किया तो वहाँ पे लखनऊ मिल रहा है कॉल। लखनऊ से लेडीज मैडम उठा रहा है कोई, वो बोल रहा है भैया आप कहाँ से बोल रहे हो। यहाँ के सारे एड्रेस पता देने के बाद बोला आपके पास गाड़ी पहुँच जाएगी, वहाँ पे आपको राशन मिलेगा। आज तक वो गाड़ी आ ही रहा है, अभी तक गाड़ी नहीं। तो क्या आपका राशन नहीं मिला है अब तक? अभी तक कोई राशन नहीं हमें मिला। आपने कब कॉल करा था? आपने कब हमें सूचित किया था? वहाँ ये 8-10 दिन पहले भी एक बार पूछे थे, डेट अभी उतना मालूम नहीं है, लेकिन 3 बार कॉल किया था। यहाँ तक कि जो वहाँ पे जो लखनऊ में जो कॉल गया है वो मैडम भी जानता है, जो महेंद्र झा आपी का नाम है। हम कहे हाँ, ये लगा के 3री बार कॉल कर चुका हूँ, अभी तक राशन हमें नहीं मिली है। तो गाड़ी नहीं पहुँचा है। हम कहे नहीं, गाड़ी अभी तक नहीं पहुँचा है। वर्कर विकलांग को सरकार इतना हेल्प किया है, विकलांग को कुछ पैसे दिया जाता है या खाने पीने की कोई दिक्कत, वो भी अभी तक कुछ नहीं मिला, ना अकाउंट में हमारी पैसे आई है। तो आपको कोई सेवाएं नहीं मिली कुछ हैं? नहीं। आज के दौर में जो महामारी है जिससे पूरा देश उथल पुथल हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सर्विस जॉब कर रहे हैं उनको तो तनख्वाह मिल भी रही है, लेकिन कुछ कंपनियां भी ऐसी हैं जिन्होंने एकदम से हाथ खड़े कर लिए हैं, जो तनख्वाह देने को किसी तरह से राजी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो रोज़मर्रा के डेली के कमाने खाने वाले लोग हैं, जो लोग मकान पे किराए पे रह रहे हैं, मकान मालिकों ने उनको किराए के लिए तंग करना शुरू कर दिया है। जबकि एक तरफ सरकार ये कहती है कि किसी को भी परेशान न किया जाए, लेकिन आने वाले समय में ये भी कंफर्म करना मुश्किल है कि इनकी जॉब कंपनी इनको रखेगी अथवा नहीं रखेगी। आगे आने वाले समय की बात यह है कि ये लोग जो उधार ले रहे हैं, इधर उधर से ले दे रहे हैं, मकान मालिक ने किराए के लिए पंच करना शुरू कर दिया है। आगे की स्थिति में सबसे बड़ी भयावह स्थिति ये बनने की संभावना है कि अगर कंपनियों ने 22 दफ़े इनको सैलरी न दी और अपने हिसाब से भी निकाल दिया, तो ये लोग ना तो किराए देने की स्थिति में होंगे, ना ही दुकान का लिया हुआ राशन देने की स्थिति में होंगे। इस स्थिति में इनके सामने एक भयावह संकट खड़ा हुआ, जो ये अपने बच्चों के लिए और खुद के भरण पोषण के लिए इधर उधर भटकेंगे और इन्हें काफ़ी भयानक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस समय विषय में सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये गरीब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी और किस तरह से ये अपने जीवन का भरण पोषण कर पाएंगे, अपने बच्चों का और खुद का। एक बड़ी समस्या है जिससे निपटने के लिए सरकार को एक तत्काल ही ऐसी कोई समस्या का निदान निकालना चाहिए जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए खाना और राशन और किराए की व्यवस्था के लिए एकत्रित किया जाए, ताकि इनको इस समस्या के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। कैमरामैन प्रभाकर के साथ दुष्यंत सक्सेना, नोएडा।